चलिए भाई, चलिए जय हिंद बच्चों, सभी लोगों को जय हिंद। तो बच्चे लास्ट क्लास में हम लोगों का एसिड बेस एंड सॉल्ट का टॉपिक जो है वो पूरा कंप्लीट हो गया था। तो आज उससे रिलेटेड जो एमसीक्यू क्वेश्चन हैं उन एमसीक्यू क्वेश्चन को लेकर के आया हूं मैं, जिसमें 40 से 50 क्वेश्चन हैं। आज जितने हो जाएंगे वो तो हो जाएंगे, बाकी इसके अलावा जो प्रश्न रह जाएंगे वो आपका होमवर्क रहेगा, आप उससे प्रैक्टिस करना, ठीक है। तो चलिए एक एक करके जल्दी से फटाफट सभी बच्चे सभी प्रश्नों का जवाब देंगे, ताकि हम इस अपने 1 घंटे के अंदर हो सके तो 50 से 50 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट कर ले जितने हैं वो, ठीक है। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन सभी को दिखाई दे रहेगा प्रश्न पर, बहुत ही इजी और बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है। विच वन ऑफ द गिवन इज अ मिनरल एसिड। यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इन चारों में से कौन सा ऑप्शन मिनरल एसिड खनिज अम्ल है ये आपको बताना है। तो ऑप्शन है लैक्टिक एसिड, ऑप्शन बी फॉर्मिक एसिड, ऑप्शन सी टॉर्ट्रिक एसिड और ऑप्शन डी हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो कौन सा एसिड है? तो आप सभी को पता है कि मैंने बताया था कि जो खाने वाले की चीज़ों में, जो खाने पीने की चीज़ों में एसिड मिलते हैं वो सारे के सारे ऑर्गेनिक एसिड होते हैं, और जिसको लेबोरेटरी में तैयार किया जाता है केमिकल रिएक्शन के माध्यम से, वो सारे के सारे कैसे बेस होंगे? तो बोलेंगे मिनरल बेस। तो हमारा आंसर सही होगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, यह है मिनरल एसिड। इसके अलावा मैंने आपको बताया था H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, इसके अलावा मैंने बताया था HNO3 नाइट्रिक एसिड, इसके अलावा मैंने बताया था H2CO3 कार्बोनिक एसिड। मतलब ये 4 एसिड है जो आपको ये सामने मैंने यहाँ लिखे हैं, ये सारे के सारे मिनरल एसिड हैं, ये सारे के सारे सिंथेटिक एसिड हैं, ये सारे के सारे कृत्रिम अम्ल हैं जिन्हें लेबोरेटरी में प्रिपेयर किया जाता है, तैयार किया जाता है, ठीक है। ए कौन दे रहा है भाई जवाब? एक सलमान जी दे रहे हैं भाई 1 का ए। बच्चे ए जो है वो लैक्टिक एसिड है, और लैक्टिक एसिड आप सभी को पता है किसमें हमें दही से मिलता है। दूसरा फॉर्मिक एसिड किससे मिलता है? तो मैंने आपको बताया था हनी बीज, रेड एंट, इनमें से मिलता है। और टॉर्ट्रिक एसिड हमें इमली से प्राप्त होता है, या टॉर्ट्रिक एसिड हमें अंगूर से प्राप्त होता है, या अनराइप मैंगो कच्चे आम से प्राप्त होता है। तो ए जो जवाब दे रहा है ना वो बिल्कुल गलत है बच्चे, उसका ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। चलिए बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न, इसका जवाब देंगे सभी लोग। विच वन ऑफ गिवन इज एन ऑर्गेनिक एसिड। पहले था हमारा मिनरल एसिड, अब ये पूछ रहा है ऑर्गेनिक एसिड। तो जल्दी से फटाफट सही बच्चे कमेंट करेंगे इसका। ऑप्शन ए दिया गया सिट्रिक एसिड, ऑप्शन बी दिया गया हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ऑप्शन सी दिया गया लैक्टिक एसिड, एंड ऑप्शन डी में हो जाएगा बोथ ए एंड सी। बोथ ए एंड सी यानी पहला और तीसरा दोनों। तो इसका भी जवाब मैं उम्मीद करता हूं सभी लोग बिल्कुल सही तरह से देंगे। आज सब टीचर एमसीक्यू ही कराएंगे क्या भैया? अब सब टीचरों का तो मुझे पता नहीं, लेकिन मेरा जो है आप सभी को पता है मैं सीक्वेंस में चल रहा था कि जैसे ही हमारा एक थ्योरी कंप्लीट होगा उसके बाद उससे एमसीक्यू कराएंगे। अब हो सकता है कि सभी टीचरों की थ्योरी का सिलेबस कंप्लीट हो गया होगा और फिर वो एमसीक्यू करा रहे होंगे, बाकी दूसरे के बारे में तो मुझे नहीं पता कि किसका क्या समाप्त हुआ है और कौन एमसीक्यू करा रहे थे। बट लगभग जहाँ तक मुझे पता है कि पहले ऐप्स पर जो भी क्लासेस हो रही है उसमें सभी लोगों को पहले थ्योरी ही पढ़ाया गया होगा और फिर उस थ्योरी से रिलेटेड ही एमसीक्यू कराया गया होगा, ठीक है। चलिए सेकंड का सी बच्चे इसने पूछा है ऑर्गेनिक एसिड। तो ऑर्गेनिक एसिड हमारा सिट्रिक एसिड भी है, ऑर्गेनिक एसिड हमारा लैक्टिक एसिड भी है। तो हमारा यहाँ पर बोथ ए एंड सी जो होगा ये आंसर सही माना जाएगा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी जो है वो बिल्कुल सही आंसर होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज गिवन इन इनकरेक्ट। यहाँ जो आपको कुछ
टर्म्स दिए गए हैं, आपको पढ़ना है और बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो गलत है, सही नहीं है, कौन सा ऑप्शन जो है वो गलत है, वो स्टेटमेंट आपको छांटनी है। पूजा सैनी जी, सर सिलेबस हो गया। बच्चे जो भी फाउंडेशन के बैच से हैं उन सभी का सिलेबस कंप्लीट हो गया है। एसिड बेस सॉल्ट का एक टॉपिक रह रहा था, उसके साथ ये टॉपिक आपका जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो गया। बट सिलेबस कंप्लीट होने का मतलब ये नहीं कि आज के बाद से आपकी केमिस्ट्री से छुटकारा मिल गया, केमिस्ट्री की क्लास नहीं लगेगी। बच्चे केमिस्ट्री की प्रैक्टिस आप लोगों की चलती रहेगी तब तक जब तक आपका एग्जाम ना आए, और एग्जाम से एक वीक पहले जितना भी हमारा सिलेबस है उसका हम शॉर्ट रिवीजन करेंगे, और हो सकता है कि वो मैराथन की क्लास में, एक ही क्लास में जितने भी हमारे टॉपिक है उन सभी को शॉर्ट में रिवाइज करेंगे हम, और प्रैक्टिस क्वेश्चन तो चलता ही रहेगा तब तक, ठीक है। चलिए, तो 3 का कौन सा ऑप्शन बता रहे हैं, सभी लोग बता रहे हैं डी। तो क्वेश्चन कहता है एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस पेपर इनटू रेड। आपको पता है एसिड के लिए मैंने आपको याद कराया था अनिल जो होता है ब्लू लिटमस पेपर को रेड लिटमस पेपर में कन्वर्ट कर देता है, इसका मतलब ऑप्शन ए इज द करेक्ट। एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एसिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एसिड हो चाहे एक्वस सॉल्यूशन ऑफ बेस हो, दोनों में इलेक्ट्रिक करंट कंडक्ट करता है। एसिड रिएक्ट विद सर्टेन मेटल्स टू फॉर्म हाइड्रोजन गैस। ये कहता है एसिड जब किसी भी मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो क्या वो हाइड्रोजन गैस बनाता है, बिल्कुल सही। तो ये तीनों के तीनों सही हैं, बट इसने पूछा है कि बताओ इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है, तो बोलेंगे इनमें से कोई सा भी इनकरेक्ट नहीं है। इसका मतलब आंसर होगा नन ऑफ दीज, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी जो है बच्चे वो इसका राइट और बिल्कुल सही जवाब है। और मैं देख रहा हूं, देखो मुकुल जी ने इसका जवाब गलत दिया, थर्ड का सी बच्चे गलत होगा। मैंने आपको बताया कि एसिड रिएक्ट विद मेटल, एसिड जब मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं तब याद रखना सभी लोग हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी जो होगा बच्चे वो बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है भाई, अगला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द गिवन एसिड इज यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ बोन मेरो एंड स्कर्वी डिजीज। अब आपको पता है ये जो स्कर्वी डिजीज होता है, स्कर्वी रोग होता है, ये किसकी कमी से होता है, तो सभी को पता है विटामिन सी। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी नामक रोग हो जाता है। और आपको एक बात बताया था मैंने आप लोगों को कि इस विटामिन सी से एक एसिड का नाम आएगा जिसे हम बोलते हैं एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड या इसी को बोला जाता है सिट्रस फ्रूट। जो सिट्रस फ्रूट होते हैं उनमें एक अम्ल पाया जाता है सिट्रिक एसिड, सिट्रिक अम्ल। तो यहाँ स्कर्वी का नाम सुनते ही हमारा ऑप्शन सी जो होगा बच्चे वो बिल्कुल राइट आंसर होगा, एस्कॉर्बिक अम्ल, एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक अम्ल, एस्कॉर्बिक एसिड, बिल्कुल सही। 4 का सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, एसिड प्रेजेंट इन एप्पल। एसिड प्रेजेंट इन एप्पल, सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो मैंने आप सभी को बताया था, हालांकि सेब की जगह यहाँ पर ग्रीन एप्पल होता तो ज़्यादा बेटर होता, बट केवल एप्पल दे दिया तो भी कोई टेंशन की ज़रूरत नहीं है। आंसर आपका वही होगा मैलिक एसिड। कौन सा एसिड बच्चे? मैलिक एसिड। मैंने आपको बताया हुआ है ऑक्जेलिक एसिड हमारा टमाटर में पाया जाता है, मैलिक एसिड हमारा किस में? ग्रीन एप्पल में पाया जाता है। और एसिटिक एसिड से विनेगर यानी सिरका प्रोड्यूस होता है। सिरका, एसिटिक एसिड से सिरका बनाया जाता है। और फॉर्मिक एसिड लाल चींटियों के डंक में पाया जाता है, लाल चींटियों के डंक में पाया जाता है। रेड एंट, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन बी जो होगा बच्चे मैलिक एसिड, वो बिल्कुल राइट और करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ चल जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, प्रश्न संख्या 6। रास्ता बंद कर रखा भाई।
क्वेश्चन नंबर 6, मोस्ट ऑफ द ऑक्साइड्स ऑफ मेटल व्हेन रिएक्ट विद एसिड फॉर्म। अब ये कह रहा है अधिकतर जो मेटल के ऑक्साइड होते हैं यदि वो रिएक्ट करते हैं किसके साथ, किसी एसिड के साथ, तो वो क्या फॉर्म करते हैं प्रोडक्ट के अंदर। तो आपको मैं बता देता हूं कि मान लो कोई मेटल ऑक्साइड है, ये सारे केमिकल रिएक्शन करवाए मैंने, और इस मेटल ऑक्साइड के साथ यदि हमने किसी एसिड को रिएक्ट करा दिया तब हमें इधर सॉल्ट और प्लस में H2O प्रोडक्ट में मिलेगा। एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। मान लो हमने एक मेटल ले लिया सोडियम ऑक्साइड, दिस इज द मेटल ऑक्साइड, और इसके साथ मैंने रिएक्ट करा दिया हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो सॉल्ट बनेगा सोडियम क्लोराइड और प्लस में इधर वाटर के मॉलिक्यूल सेपरेट हो जाएंगे। तो निर्माण किसका किसका होगा, सॉल्ट और प्लस वाटर। तो अब लगा दो, टिक मार दो इसमें। ऑप्शन में दिया गया एसिड फॉर्म क्या फॉर्म करेगा, बेस फॉर्म करेगा, बिल्कुल नहीं। एसिड फॉर्म करेगा, बिल्कुल नहीं। असॉल्ट एक सॉल्ट की फॉर्मेशन करेगा, बिल्कुल राइट आंसर। एक नमक या एक लवण का निर्माण करेगा। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन इसका सही हुआ बच्चे, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। बिल्कुल स्नेहा जी, सी इज द राइट आंसर। सी जो है बिल्कुल इसका उत्तम और बिल्कुल सही आंसर है, बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, प्रश्न संख्या 7। इस 7 का आंसर जल्दी से फटाफट कमेंट करेंगे सभी लोग। जनरली व्हेन सर्टेन मेटल रिएक्ट विद एन एसिड दे रिलीज, ये तो सिंपल सी बात है कि जब भी कोई मेटल किसी एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो वो प्रोडक्ट में सॉल्ट, और सॉल्ट बनाने के साथ जिस गैस को रिलीज करेगा वो गैस होगा हाइड्रोजन गैस। फॉर एग्जाम्पल की बात करूं तो मान लो हमने एग्जाम्पल लिया सोडियम, एसिड लिया HCl, तो प्रोडक्ट में सॉल्ट बनेगा NaCl, NaCl, और प्लस में रिलीज होगा हाइड्रोजन गैस। बैलेंस करना है तो बैलेंस कर सकते हो, यहां आपको लगाना पड़ेगा 2 क्योंकि हाइड्रोजन है उधर 2। इसके अलावा क्लोरीन के मोल हो गए 2, तो यहां भी लगाना पड़ेगा 2 और यहां भी लगाना पड़ेगा 2। अब सारे एटम जो हैं वो बैलेंस हो चुके हैं, सारे एटम्स जो हैं वो क्या हो चुके हैं, बैलेंस हो चुके हैं। ठीक है, अरे कहाँ गया ये, गोल गोल घूम रहा है यार ये तो। चलिए बिल्कुल बच्चे 7 का सी जो है वो राइट आंसर है, बिल्कुल सही, हाइड्रोजन गैस। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। विच वन ऑफ द फॉलोइंग गिवन इज फाउंड व्हेन द सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसका जवाब दो भैया आप सभी, मैं इसके जवाब का वेट करूंगा, जल्दी से फटाफट। यह कहता है कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ जब अभिक्रिया करता है तो बताना है आपको कि उत्पाद में कौन सा प्रोडक्ट बनेगा। सोडियम क्लोराइड बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, वाटर बनेगा, या सारे के सारे बनेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर फटाफट कमेंट करेंगे बच्चे। चलिए बच्चे 8 का बी, 8 का बी, 8 का मनीष जी 8 का डी कहते हैं, ऋषभ जी सी कह रहे हैं, प्रिंसी जी का जवाब सी है, संदीप कुमार का जवाब ए है, शैलेंद्र कुमार का जवाब डी है। देखो बच्चे यदि सभी का जवाब एक ही ऑप्शन होता तो शायद मुझे लगता है कि सभी की सोच एक ही जैसी है। अब सबकी सोच अलग अलग है, इसका मतलब सभी ने आंसर अलग अलग दिया है, इसका मतलब ये भी है कि सभी का आंसर तो सही नहीं हो सकता।
आंसर कुछ ही लोगों का सही होगा। अब कौन से ऑप्शन वाले सही होंगे और कौन से ऑप्शन वाले गलत होंगे, इस चीज को चलिए हम थोड़ा सा यहाँ पर देख लेते हैं केमिकल रिएक्शन के साथ। तो ये कहता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, देखेंगे ध्यान से सभी लोग, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट किससे रिएक्ट करा रहे हैं इसको, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, HCl। अब आपको एक बात याद हो, एक केमिकल रिएक्शन मैंने आपको करवाई थी कि मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट जब भी किसी एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो प्रोडक्ट में सॉल्ट प्लस वाटर प्लस कौन सी गैस को रिलीज करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो ये सोडियम क्लोरीन के साथ मिलकर जो सॉल्ट बनाएगा उसका नाम होगा सोडियम क्लोराइड, प्लस में वाटर के मॉलिक्यूल्स निकलेंगे और उसके साथ साथ एक गैस रिलीज होगी जिसका नाम होगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस, आग बुझाने वाली गैस। इसका मतलब सॉल्ट सोडियम क्लोराइड भी इसके अंदर बना, इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड भी बना, इसके अंदर वाटर भी बना। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा बच्चे, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो जितने बच्चों का, स्नेहा जी आपका भी आंसर गलत हो गया, महेश कुमार जी ने बिल्कुल सही जवाब दिया है 8 का डी। अरे सोनी जी कौन लेकर के आया बाजरा का लड्डू, पूछ रहे हैं सबसे, बाजरा का लड्डू खाएगा कोई? अब बाजरा का लड्डू आप ऑनलाइन ही खिलाओगे सबको, हैं? बताओ, डी डी डी। अब सही लोग, सब लोग सही जवाब दे रहे हैं। स्नेहा जी आपका जो जवाब सी था वो बच्चे गलत था। यदि वो केवल इतना पूछता, यदि वो केवल इतना पूछता कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट कराते हैं तो बताओ कौन सी गैस रिलीज होती है, तब हमारा आंसर होता केवल और केवल कार्बन डाइऑक्साइड, केवल और केवल ऑप्शन बी आंसर होता कार्बन डाइऑक्साइड। हाँ बिल्कुल सही श्रीवास्तव जी, CO2 का यूज किया जाता है अग्निशामक यंत्र में, बिल्कुल सही। आग बुझाने वाली गाड़ियों में या आग बुझाने के लिए हम कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, अ स्ट्रॉन्ग एसिड इज, जो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, जो मजबूत यानी प्रबल बल होता है, वो कौन सी ऑप्शन, मतलब कौन सा परफॉर्म करेगा, ऑप्शन को देखो, इसके अकॉर्डिंग आंसर दो। सबसे पहला, कंप्लीटली गेट्स आयोनाइज्ड इन वाटर, बिल्कुल सही। स्ट्रॉन्ग एसिड जो होते हैं और स्ट्रॉन्ग बेस जो होते हैं वो वाटर के साथ कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं, वाटर के साथ कंप्लीटली क्या होते हैं, डिसोसिएट। पार्सली गेट आयोनाइज्ड इन वाटर, जो पार्सली होते हैं वो स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं होते, वो वीक एसिड होते हैं। डू नॉट गेट आयोनाइज्ड इन वाटर, वाटर के साथ ये आयोनाइज्ड ही नहीं होता। इसका मतलब चाहे वो स्ट्रॉन्ग एसिड हो चाहे वो वीक एसिड हो, वाटर के साथ बच्चे या तो पार्सली डिसोसिएशन होगा या फिर उसका कंप्लीटली डिसोसिएट होगा। कंप्लीटली का मतलब स्ट्रॉन्ग और पार्सली का मतलब वीक। तो ऑप्शन जो हमारा ए है यही हमारा उत्तम आंसर होगा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। स्ट्रॉन्ग एसिड इज कंप्लीटली डिसोसिएट इन वाटर सॉल्यूशन, जल के सॉल्यूशन में, जल के विलयन में जो हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड होता है वो कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाता है। चलिए बच्चे, अच्छा मम्मी ने बनाया है, तो भाई मम्मी से बनाया तो आप यहाँ बताओ, ऑनलाइन में पूछ रहे हो सबसे कि कौन खाएगा लड्डू, आप खिलाओगे कैसे लड्डू, पहले एक बात बताओ मुझे आप। चलिए भाई, चलिए तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द गिवन इज अ स्ट्रॉन्ग बेस। अब आपको बताना है इनमें से कौन सा स्ट्रॉन्ग बेस है। तो मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था
स्ट्रॉन्ग बेस वो होते हैं जो वाटर में टोटली डिसोसिएट हो जाते हैं। तो देखो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक स्ट्रॉन्ग बेस है, बिल्कुल सही है, राइट है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ये याद रखना सभी लोग, वीक बेस है। ये स्ट्रॉन्ग बेस है और ये वीक बेस है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH हॉल ट्वाइस, ये जो है बच्चे ये भी कैसा है, वीक बेस है। और यदि हम बात करें पोटेशियम हाइड्रोक्साइड तो ये कैसा है, ये स्ट्रॉन्ग बेस है। ऑप्शन में ही थोड़ी सी गड़बड़ी है। अब इसने पूछा है कि कौन सा है स्ट्रॉन्ग बेस, तो स्ट्रॉन्ग बेस तो यहाँ दो हैं, ये दोनों के दोनों स्ट्रॉन्ग बेस हैं, तो ये दोनों आंसर हमारे सही होंगे, ये दोनों आंसर हमारे सही होंगे बच्चे, ऑप्शन डी बी और ऑप्शन ए बी, ये दोनों आंसर हमारे सही होंगे, ऑप्शन डी बी ऑप्शन ए बी। लेकिन एक छोटी सी कहानी बताता हूं कि यदि हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की बात करें तो इन दोनों में से सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड कौन है, तो उस समय सबसे ज्यादा जो स्ट्रॉन्ग एसिड कहलाएगा वो कहलाएगा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड आर मोर स्ट्रॉन्ग एसिड एज कंपेयर टू कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसे हम स्लैक्ड लाइम या बुझा हुआ चूना भी बोल देते हैं, ठीक है। वैसे यदि हम ध्यान से देखें, यदि कोई ऐसा ऑप्शन होता जिस ऑप्शन में बहुत ए एंड डी होता तो वो हमारा ज़्यादा बेटर आंसर होता, बट ऐसा है नहीं, तो हमें किसी एक को छांटना पड़ेगा। तो किसी एक को यदि छांटें तो उस समय हमारा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा एज कंपेयर टू कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के। हालांकि मैं बार बार बोल रहा हूँ ये दोनों ही आंसर हमारे सही हैं, बिल्कुल सही। निधि जी 10 का ए और बी नहीं, बी कौन कह रहा है, 10 का ए और बी नहीं, ए और डी। बी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड तो वीक बेस है, हमें यहां स्ट्रॉन्ग बेस की बात करना है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Which of the given is used as an antacid? जल्दी से बताओ। एंटासिड इसमें हम किसको कहते हैं, एंटासिड वो होते हैं जो एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं, जिसे हम हिंदी में प्रति अम्ल बोल देते हैं। ऑप्शन ए है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, बिल्कुल सही, जिसे हम बेकिंग सोडा या खाने वाला सोडा कहते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जिसे हम स्लैक लाइम बोलते हैं या लाइम वाटर भी बोल दिया जाता है इसको, इसका भी प्रयोग किया जाता है किसमें, एज ए एंटासिड के रूप में। और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जिसे हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं, इसका भी प्रयोग किया जाता है किसमें, एज ए एंटासिड के रूप में। तो एंटासिड के रूप में हम इन तीनों का प्रयोग करते हैं, इसलिए हमारा ऑप्शन डी जो होगा वो बिल्कुल राइट आंसर होगा, ऑल ऑफ द एबव, ऑल ऑफ द एबव। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर बच्चे, ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब होगा। जितने देखो यदि इसमें से ये नहीं होता, ऑल ऑफ द अबव ये ऑप्शन नहीं होता, तो शायद हमारा ऑप्शन सी सही माना जाता, क्या कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। बट ऐसा लास्ट में ऑप्शन दे दिया है कंफ्यूज करने के लिए, तो ये हमारे सारे के सारे होंगे क्या, एंटासिड। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। Which one of the following is given the pH value of pure water? प्योर वाटर का pH मान कितना होता है, तो प्योर वाटर का pH मान होगा 7। प्योर वाटर का pH मान होता है 7, कितना होता है 7, तो इसको याद रखेंगे। कुंदन जी कहते हैं व्हाट इज द एंटासिड। देखिए कुंदन जी, एंटासिड हम उस बेस को कहते हैं या उस मटेरियल को कहते हैं जो एसिड के प्रभाव को समाप्त करने के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं। ऐसे बेस जिनका प्रयोग
अम्ल के प्रभाव को समाप्त करने के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं, उनको हम एंटासिड कहते हैं। उनको हम क्या कहते हैं? एंटासिड। जैसे हमारे पेट में एसिडिटी बन जाती है, ज़्यादा एसिड का स्रावन होने लग जाता है, तो उसमें रिलीफ पाने के लिए हम जिस एंटासिड का प्रयोग करेंगे वो है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। वो नहीं होगा तो उसकी जगह पर बेकिंग सोडा, खाने वाला सोडा या रसोई का सोडा होता है, उसका भी प्रयोग कर लिया जाता है। या उसके अलावा चूने का भी प्रयोग किया जाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसे स्लेक्ट लाइम या बुझा हुआ चूना कहते हैं। तो इसका तो ऑप्शन बी जो है वो राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, इसका आंसर दो भाई जल्दी से फटाफट। सिंपल सा ये क्वेश्चन, विच वन ऑफ द गिवन इज ट्रू इफ द सब्सटेंस हैज द पीएच वैल्यू ऑफ 7। ये देखो इतना इजी सा क्वेश्चन आया हुआ है। कहता है कि यदि किसी पदार्थ का पीएच मान 7 है तो बताओ वो इनमें से किस नेचर का होगा। ऑप्शन ए बेस, तो बिल्कुल नहीं होगा। ऑप्शन बी एसिड, बिल्कुल नहीं होगा। ऑप्शन सी द सब्सटेंस इज न्यूट्रल सब्सटेंस, वह उदासीन पदार्थ होगा। ये बिल्कुल सही है, क्योंकि आपको पता है ये हमारा स्केल है, इसके बीच में है 7, इधर है 14, इधर है 0। तो 7 से जो कम होते हैं वो सारे के सारे एसिडिक सब्सटेंस होते हैं, और 7 से जो ज़्यादा होते हैं वो सारे के सारे बेसिक सब्सटेंस होते हैं। और अम्ल और बेस की पहचान उनके पीएच के मान पर किया जा सकता है। तो कह रहा है कि 7 यदि पीएच मान है तो वो ना तो एसिड है और ना ही बेस है, तो फिर कैसा है? ये उदासीन है, इट मीन्स न्यूट्रल स्टेट में है, इनके पास आयंस नहीं है। ठीक है, तो चलिए ऑप्शन सी जो होगा हमारा वो इसका राइट आंसर माना जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न, एक केमिकल रिएक्शन लिखा गया है और इसका जवाब देखता हूं कितने बच्चे दे पाएंगे। ठीक है, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग गिवन रिएक्शन सॉल्ट इज रिएक्टिंग विद अ बेस। एक सॉल्ट एक बेस के साथ रिएक्ट कर रहा है, वो कौन सा इक्वेशन है जिसमें एक सॉल्ट एक बेस के साथ रिएक्ट कर रहा है? एक बार बताइए जल्दी से फटाफट। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर कमेंट करेंगे सभी बच्चे। क्वेश्चन नंबर 14 का क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर कमेंट करेंगे बच्चे जल्दी से फटाफट। फोर्टीन का सी, 14 का कुछ बच्चे कह रहे हैं सी। ए, कोई बच्चा कह रहा है डी। ए, निधि जी का ए, लक्ष्य जी का 14 का ए, सोनी जी का 14 का सी, गौरव जी 14 ए, पूजा सैनी डी। बच्चे जहां पर आंसर मिसमैच होता है, किसी का ए, किसी का बी, किसी का सी, वहीं गलती होने की पॉसिबिलिटी होती है। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं ए है, बी है या सी है। सबसे पहले सोडियम हाइड्रोक्साइड एक टाइप का बेस है, वो याद रखना, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक टाइप का एसिड है, ये याद रखना। तो एक एसिड है और एक बेस है, लेकिन इसने बोला किसके किसके बारे में? एक सॉल्ट की केमिकल रिएक्शन एक बेस से करानी है। किसकी? सॉल्ट की बेस से। तो बी में देखते हैं, अब इसमें भी हाइड्रोक्साइड है तो ये हमारा बेस है, और H2SO4 ये हमारा एसिड है, तो ये भी हमारा रॉन्ग हुआ, ये भी हमारा रॉन्ग हुआ। अगले में देखेंगे KOH, ये हमारा एक बेस है, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड ये हमारा एक एसिड है, तो ये भी हमारा रॉन्ग हो गया, क्योंकि इसने सॉल्ट की बेस के साथ रिएक्शन ढूंढने के लिए बोली है। अब ये तीनों गलत हो गए तो चौथा तो सही ही होगा। अब देखो भाई, अमोनियम हाइड्रोक्साइड ये एक टाइप का क्या है? बेस है। और एल्युमिनियम सल्फेट, सल्फेट का मतलब एक टाइप का सॉल्ट, क्लोराइड का मतलब एक टाइप का सॉल्ट, तो ये सल्फेट है, तो ये हमारा सॉल्ट है। तो बेस की सॉल्ट के साथ रिएक्शन ढूंढने बोली थी,
और वो हमने ढूंढ ली बच्चे, तो ऑप्शन डी जितने बच्चे थे दे रहे थे उनका आंसर बिल्कुल सही है। डी जो है बच्चे वो बिल्कुल सही जवाब है। बाकी इसके अलावा कोई ए दे रहा है, कोई बी दे रहा है, कोई सी दे रहा है, वो सब तुक्का ही मार रहे हैं। इतने सिंपल से प्रश्न के जवाब में भी आप तुक्का मार रहे हो, तो यदि इसको घुमा करके दे दिया जाएगा तो बच्चे आप तो घूम ही जाओगे पूरे। चलिए भाई 14 का डी, अब तो हर कोई बोलेगा ही भाई 14 का डी। चलिए अगले प्रश्न का जवाब देंगे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है अगला प्रश्न हमसे, विच वन ऑफ द गिवन इज कॉमनली यूज इन ब्लू विट्रॉयल एंड इज यूज एज फंगीसाइड। अब आपको बताना है ब्लू विट्रॉयल हम किसको बोलते हैं। तो मैंने आपको बताया था वहां पर ब्लू विट्रॉयल की बात जब आती है तो ये होता है कैल्शियम सल्फेट, कॉपर सल्फेट होता है, कैल्शियम नहीं, कॉपर सल्फेट पेंटा हाइड्रेट, इसको बोलते हैं हिंदी में नीला थूथा। और एक और होता है ऑयल ऑफ विट्रॉयल, जिसे बोलते हैं कशिश का तेल। ये बोला जाता है H2SO4 को, सल्फ्यूरिक एसिड को। तो इसने ब्लू विट्रॉयल की बात करी है, तो ब्लू विट्रॉयल हमारा होगा कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट, कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट। कई बार ये भी पूछा जाएगा कि बताओ ब्लू विट्रॉयल में वाटर के मॉलिक्यूल्स कितने प्रेजेंट होते हैं। तो कितने प्रेजेंट होते हैं बच्चे, 14 का डी। बच्चे आप 15 पर आ चुके हैं, आप 14 पर अटके हुए। बिल्कुल सही जवाब दिया भाई, बिल्कुल प्रिंसी जी का जवाब बिल्कुल सही, कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट। ए इज द राइट आंसर। ए कहाँ है, ए तो पोटेशियम नाइट्रेट है और आंसर तो दोनों है हमारा क्या, कॉपर सल्फेट है, तो ये तो रॉन्ग है। सोडियम कार्बोनेट भी गलत, सोडियम क्लोराइड भी गलत, हमारा आंसर है कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट। ठीक है, और कॉपर सल्फेट का एसिडिक सॉल्यूशन का प्रयोग किया जाता है कहां पर, तो याद रखना किसके परिष्करण में, कॉपर के परिष्करण में। किसके, कॉपर के। चलिए भाई अगले प्रश्न की तरफ बढ़ जाते हैं। ये लो अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 16। फटाफट जवाब देंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज फाउंड व्हेन द कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट विद कार्बन डाइऑक्साइड। जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट होता है तो आपको बताएं इनमें से कौन सी चीज का फॉर्मेशन होता है, हाइड्रोजन गैस का, वाटर का, सॉल्ट का, या फिर बोथ बी एंड सी। तो देखते हैं इसकी केमिकल रिएक्शन। हमारे पास ये है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की केमिकल रिएक्शन करा दी मैंने कार्बन डाइऑक्साइड। किससे करा दी, कार्बन डाइऑक्साइड से, ये कह रहा ना, हाँ। तो अब ये जो प्रोडक्ट में बनेगा वो बन जाएगा कैल्शियम क्लोराइड, सॉरी कैल्शियम कार्बोनेट, और प्लस में इसके साथ वाटर के मॉलिक्यूल सेपरेट। अब ये तो सॉल्ट और वाटर दोनों प्रोडक्ट में तैयार हो रहा है, वाटर भी तैयार हो रहा है, सॉल्ट भी तैयार हो रहा है, तो ऑप्शन बी डी जो होगा वो राइट आंसर होगा, बी एंड सी, बोथ बी एंड सी। 16 का डी बिल्कुल सही बच्चे, 16 का डी बिल्कुल सही जवाब। अगला क्वेश्चन है, विच एसिड इज यूज्ड इन कोला टू गिव्स इट इज अ बिटिंग शार्प टेस्ट। जो आप कैंपा कोला यूज करते हो, कोल्ड ड्रिंक यूज करते हो, ठीक है, तो उसके अंदर जो शार्प, जो उसके अंदर बिटिंग शार्प टेस्ट आता है, थोड़ा सा खट्टापन जो आप लोगों को आता है, वो किस एसिड के कारण आता है, एक बार बताएंगे। ऑप्शन ए सल्फ्यूरिक एसिड। बोलना सर बिल्कुल गलत, क्योंकि ये खाने वाला तो है ही नहीं, एक तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, दूसरा टॉर्ट्रिक एसिड, इसको खाते तो हैं बट ये होता नहीं है कोला में।
तीसरा है इसके बाद फॉस्फोरिक एसिड, ये हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा। एक तो सबसे पहले फॉस्फोरिक एसिड वीक एसिड है, और दूसरा फॉस्फोरिक एसिड का प्रयोग जो हम करते हैं किसी भी कोल में, तो इसलिए कोका कोला में किया जाता है ताकि उसके अंदर जो बैक्टीरिया पनप रहे हैं उसको पनपने से रोक सके। मतलब उस कोल को, कोका कोला को काफ़ी लंबे समय तक खराब होने से बचाने के लिए हम इस मटेरियल का प्रयोग, इस एसिड का प्रयोग उसके अंदर करते हैं। ठीक है, क्या है फॉस्फोरिक एसिड? फॉस्फोरिक एसिड, ये याद रखना सभी लोग। अगला है ड्यू टू द एक्सेसिव पासिंग ऑफ CO2 थ्रू अ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सिलेक्ट लाइम इट्स मिल्कीनेस फेड बिकॉज। ये कहता है कि बताओ चूने के पानी में यदि बहुत सारी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड को फ्लो कर दिया जाए, थोड़ा बहुत ही बहुत सारी मात्रा में, तो वो जो पानी का दूधिया रंग होता है वो थोड़ा सा फेड हो जाता है। फेड का मतलब वो दूधिया रंग उसका समाप्त हो जाता है, वो आपको दूधिये रंग का नहीं दिखाई देगा। तो ऐसा क्यों हो रहा है? तो ऑप्शन ए कैल्शियम कार्बोनेट इज प्रोड्यूस, ऑप्शन बी कैल्शियम बाइकार्बोनेट इज प्रोड्यूस, ऑप्शन सी कैल्शियम ऑक्साइड इज प्रोड्यूस, एंड ऑप्शन डी ड्यू टू द प्रोडक्शन ऑफ मोर हीट। ये गलत और ये गलत। अब कैल्शियम बाइकार्बोनेट या कैल्शियम ऑक्साइड प्रोड्यूस होगा तो कैल्शियम ऑक्साइड भी प्रोड्यूस नहीं होगा, कैल्शियम बाइकार्बोनेट इज प्रोड्यूस। कैल्शियम बाइकार्बोनेट के प्रोड्यूस हो जाने के कारण से याद रखना जो दूधिया रंग होता है वो फेड हो जाता है, मतलब वो धुंधला हो जाता है, वो उतनी वाइट कलर का हमें दिखाई नहीं देता। 17 का डी। चलिए, बिल्कुल सही जवाब दिया बी बहुत से लोगों ने जवाब दिया इसका और बिल्कुल सही जवाब दिया है। विच एलिमेंट इज ऑलवेज प्रेजेंट इन ऑरेनियस एसिड? ऑरेनियस एसिड में हमेशा क्या प्रेजेंट होता है? अब याद करो लास्ट में मैंने आप लोगों को तीनों थ्योरी बताए थे, यानी मॉडर्न कि मॉडर्न के अकॉर्डिंग कैसे पता लगाया गया कि कौन सा केमिकल एसिड है, कौन सा केमिकल बेस है। ठीक है, तो वही मैंने आप लोगों को तीन थ्योरी बताई थी, एक ऑरेनियस थ्योरी, ऑरेनियस कॉन्सेप्ट, दूसरा ब्रोंस्टेंट-लोरी थ्योरी और तीसरा लिविस थ्योरी। तो इन तीनों थ्योरी में मैंने आप लोगों को बताया था कि किसमें किसने कब किसको एसिड माना है और किसने किसको कब बेस माना है। तो ऑरेनियस कॉन्सेप्ट तो सिंपल सा है, जो हमेशा यूज किया जाता है, जो आप पढ़ के आ रहे हो वो ऑरेनियस कॉन्सेप्ट ही है, जिसमें कहता है कि जब भी कोई एसिड किसी वाटर के साथ डिसॉल्व किया जाता है तो वो हाइड्रोजन आयंस को रिलीज करता है या हाइड्रोनियम आयंस को रिलीज करता है। मैंने बताया था रिलीज तो हाइड्रोजन आयंस को ही करता है, बट हाइड्रोजन आयंस को रिलीज करने के बाद हाइड्रोजन के आयंस, इट मींस हाइड्रोजन के प्रोटॉन अकेले नहीं रह पाते, इसलिए वो वाटर के साथ मिल करके हाइड्रोनियम आयंस फॉर्म करता है H3O+। तो कौन सा मौजूद होता है? हाइड्रोजन। सी, बिल्कुल सही बच्चे, बिल्कुल सही शैलेंद्र जी। M698 क्या नाम रखा है बच्चे? फोन नंबर ही रख देते इससे बढ़िया अपना। बिल्कुल काजल जी, सी इज द राइट आंसर। श्याम जी, श्याम शर्मा बिल्कुल सही। प्रिंसी जी, HNOH बिल्कुल सही। एज ऑरेनियस कॉन्सेप्ट में एच आइंस रिलीज करने का मतलब एसिड और हाइड्रोक्साइड आयन रिलीज करने का मतलब बेस। ठीक है, चलिए अगला आ गया। अगला बच्चे मिथाइल रेड कलर इन एसिड मीडियम। ये कहता है कि मिथाइल रेड कलर को एसिड मीडियम में डाला जाए तो बताओ वो कौन से कलर में चेंज हो जाएगा। अच्छा, कुछ जो कलर होते हैं, कुछ जो डाइज होते हैं कलर, उन कलर को भी हम इंडिकेटर कहते हैं, क्योंकि कुछ ऐसे कलर्स होते हैं जो एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशन की पहचान करने के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं। तो चलिए मैं यहाँ एक टेबल सा बना देता हूँ, उसे ध्यान से आप लोग नोट कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर इंडिकेटर का नाम लिख रहा हूँ मैं, इंडिकेटर, जिसे हिंदी में बोलते हैं सूचक या संसूचक भी बोलते हैं। सबसे पहला मैंने ले लिया मिथाइल रेड।
दूसरा लिया बच्चे मिथाइल ऑरेंज। तीसरा लिया हमने फिनोप्थिलीन। और चौथा ले लिया हमने टर्मरिक। तो ये चार इंडिकेटर हैं जो कलर्स इंडिकेटर होते हैं। सबसे पहला मिथाइल रेड, मिथाइल ऑरेंज, फिनोप्थिलीन और लास्ट का है टर्मरिक। यदि हम बात करें इनके नेचुरल कलर की कि इनका वास्तविक रंग क्या होता है, इनका प्राकृतिक रंग क्या होता है, इनका वास्तविक अपना रंग क्या है, चलिए। तो मिथाइल रेड जो होता है ये बच्चे पूरा रेड कलर का ही होता है। और जब हम बात करते हैं मिथाइल ऑरेंज की तो ये लाइट रेड कलर का होता है, हल्का लाल रंग का होता है। और ऑरेंज बोलने का मतलब ही लगभग ये संतरी कलर का होता है, लाइट रेड। और फिनोप्थिलीन का कोई रंग नहीं होता, ये कलरलेस होता है। और टर्मरिक यानी हल्दी का रंग तो सबको पता ही होगा, ये येलो होता है। अब हमारे पास एक एसिडिक सॉल्यूशन है और दूसरा हमारे पास बेसिक सॉल्यूशन है। अब याद रखना, किसी एसिड के अंदर यदि आपने मिथाइल रेड की 2-4 बूंदें 5 बूंदें डाल दी तो वो रेड तो रेड ही रहेगा, लेकिन बेस में डाल दिया तो वो बच्चे येलो हो जाएगा। और यदि हम बात करें मिथाइल ऑरेंज की तो ये भी एसिड में रेड और बेस में येलो सॉल्यूशन देगा। बट जब हम बात करते हैं फिनोप्थिलीन की तो फिनोप्थिलीन एसिड के साथ कोई रिएक्शन परफॉर्म नहीं करता, इसलिए वो कोई वहाँ पर कलर्स की फॉर्मेशन नहीं करेगा, मतलब ये कलरलेस ही रहेगा। लेकिन जैसे ही हम किसी बेस के अंदर 2-4 बूंदें डालते चालू करेंगे तो वो पिंक कलर में, गुलाबी कलर में बदलना सॉल्यूशन चालू हो जाएगा। और जब हम टर्मरिक की बात करते हैं तो अगेन टर्मरिक कोई चेंज नहीं लाता एसिड के साथ मिलकर, बट जब हम बेस की बात करते हैं तो बेस के साथ मिल करके ये कैसा कलर देता है, तो आप सभी बच्चों को ये याद रखना पड़ेगा, ये रेड ब्राउन कलर देता है। डार्क रेड नहीं, रेड ब्राउन कलर। जिसे बोलते हैं लाल धूसर रंग, इसको बोलते हैं लाल धूसर रंग, ठीक है। चलिए भाई, तो ये टेबल याद रख लेना आप सभी लोग, ये इंडिकेटर वाला टेबल। अब जैसे यहां प्रश्न आ गया, अब देखते तुरंत उड़ा दोगे आप। क्वेश्चन पूछा गया मिथाइल रेड कलर एसिडिक मीडियम में क्या देगा, यह है मिथाइल रेड और यह है बच्चे हमारा एसिड। एसिड में वो लाल ही देगा। कैसा रंग देगा, लाल। ऑप्शन सी इज द राइट। ऑप्शन सी जो है इसका बच्चों वो बिल्कुल सही जवाब है। चलिए, चलिए बच्चे अगले प्रश्न की तरफ बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, और ये एनडीए का मन पसंदीदा फार्मूला है जो हर 1-2 साल में रिपीट हो जाता है। किसका, जिप्सम का। द केमिकल फार्मूला ऑफ जिप्सम इज, बिल्कुल से भाई, बिल्कुल मैंने सी का आंसर दे दिया आप लोगों को, ठीक है। हाँ, और वो रेड कलर क्यों आता है तो उसके लिए मैंने पूरी कहानी बता दी, पूरा टेबल ही बना दिया था कि कौन सा लाल रंग में बदलेगा, कौन सा पीला रंग में बदलेगा, कौन सा किस कलर में बदलेगा और कौन सा नहीं बदलेगा। तो सारे इंडिकेटर के मैंने नाम लिख दिए थे। चलिए भाई, तो क्वेश्चन का बताइए 21 का। तो 21 का क्या होगा, जिप्सम का फार्मूला होता है कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। और मैंने आपको बताया था कि कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट को जब एग्जैक्ट 373 केल्विन टेम्परेचर या
100 डिग्री सेल्सियस तापमान पर हम हीट करते हैं, तब इसके 1.5 मॉलिक्यूल इस कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट से सेपरेट हो जाते हैं और बचा रह जाता है हेमीहाइड्रेट। और इसी कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट को हम एक नया नाम देते हैं POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस। POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस। चलिए इसका भी जवाब समाप्त। अगला प्रश्न, विच वन इज डिफरेंट फ्रॉम अदर। अब आपको छांटना है, 4 ऑप्शन हैं, इनमें से एक ऑप्शन जो है वो इन तीनों से बिल्कुल अलग है। चलिए बताइए जल्दी से। अरे भाई राहुल जी, मैंने तो सबकी PDF लगा रखी है, किसकी PDF नहीं लगाई है एक बात बताओ। अब जा करके एक बार चेक करके देख लो, कोई ऐसा नहीं होगा कि जिसकी PDF नहीं होगी। अब जब सबकी PDF दे रहा हूं तो इसकी भी PDF दूंगा। चलिए 22 का C। तो याद रखेंगे नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड और यदि हम बात करें फॉस्फोरिक एसिड, तो ये तीनों के तीनों मिनरल एसिड हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं टॉर्ट्रिक एसिड की, तो टॉर्ट्रिक एसिड एक टाइप का ऑर्गेनिक एसिड है। इसका मतलब वो तीनों मिनरल एसिड हैं तो सेम प्रॉपर्टी के हैं, बट ये जो है हमारा टॉर्ट्रिक एसिड ऑर्गेनिक एसिड है तो वो उन तीनों से बिल्कुल अलग हुआ। इसका मतलब ऑप्शन सी जो होगा वो हमारा राइट आंसर होगा। ऑप्शन सी जो होगा वो हमारा राइट आंसर होगा। अब एक बच्चा देखो, निखिल जी कह रहे डी भैया, निखिल जी कहाँ, कितने दिनों के बाद आए हो आप? हैं कहाँ गुम हो गए थे आप? चलिए नोट करने की जरूरत नहीं है, मैं इसकी PDF अवेलेबल करा दूंगा और जितने भी मैंने MCQ आप लोगों को एप्लीकेशन पर कराए, ठीक है, YouTube की बात नहीं कहूँगा, जितने भी मैंने एप्लीकेशन पर आप लोगों को कराए सबका नोट्स आपको मिलेगा और वहाँ देखना सबका लगा हुआ है PDF, कोई ऐसा नहीं कि जिसका PDF नहीं लगा हुआ है। 21-23 सोडा-S केमिकल फार्मूला इज, सोडा-S का केमिकल फार्मूला क्या है एक बार बता दो सही से। क्वेश्चन नंबर 23 का सोडा-S का फार्मूला 23 का D। चलिए सोडा-S का फार्मूला है C is the right answer। सोडियम कार्बोनेट। अगला प्रश्न, when electricity passes through NaCl aqueous solution, जब सोडियम क्लोराइड के एक्वस सॉल्यूशन से Na3 पासेज होता है तब आपको बताना है कि सोडियम मेटल इज डिपॉजिटेड, ओनली क्लोरीन गैस इज प्रोड्यूस, क्लोरीन एंड हाइड्रोजन गैस आर प्रोड्यूस, ऑल ऑफ द गिवन आर प्रोड्यूस। ये कहता है व्हेन इलेक्ट्रिसिटी पासेस थ्रू द NaCl एक्वस सॉल्यूशन, NaCl के एक्वस सॉल्यूशन से जब पास कराया जाता है तब याद रखना क्लोरीन एंड हाइड्रोजन बोथ गैस आर प्रोड्यूस। अरे MK जी मैराथन वाली PDF लग गई है, मैराथन वाली जो 150 प्रश्नों की 180 प्रश्नों की PDF है वो प्रैक्टिस सेशन में है। आपने देखा ही नहीं, आप अपने काम की चीज देखते हो और दूसरे तो देखते नहीं दूसरी चीजें क्या पड़ी हुई है। वहां प्रैक्टिस सेशन में वो सारी PDF लगी हुई है, आप देख लेना अभी जा करके। बिल्कुल 24 का सही, बिल्कुल सही है। एक लास्ट क्वेश्चन और अटेम्प्ट कर लेते हैं, एक अंतिम प्रश्न और देख लेते हैं, इसके बाद जो प्रश्न रह जाएंगे
वो आपके प्रैक्टिस के लिए रह जाएंगे। आइडेंटिफाई द एलिमेंट, आपको एलिमेंट को आइडेंटिफाई करना है कि ये कौन सा एलिमेंट है। इट इज अ व्हाइट ट्रांसक्लूंट सॉलिड, मतलब ये सफेद रंग का एक सॉलिड सब्सटेंस है। इट रेडिली रिएक्ट विद वाटर एंड प्रोड्यूस एन एल्केलाइन सॉल्यूशन। और इट इज अ स्टोर इन केरोसिन, इसको केरोसिन ऑयल में डुबो करके रखा जाता है, तो वो हमारा होगा सोडियम। क्योंकि केरोसिन तेल में डुबो करके ना तो फास्फोरस को रखते हैं, फास्फोरस एक प्रकार का नॉन मेटल है, हालांकि ये भी बहुत ही ज्यादा ज्वलनशील है, तो उसको हम किस में डुबो करके रखते हैं, पानी में, क्योंकि नॉन मेटल वाटर के साथ जनरली रिएक्ट नहीं करते। अब उसके बाद कैल्शियम और एल्युमिनियम की इतनी औकात कहाँ कि ये पानी में जाकर के आसानी से रिएक्ट कर जाए। तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव सोडियम होता, पोटेशियम होता, तो वो हमारा आंसर होता है ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही होगा, सोडियम। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए भाई, तो आज की क्लास को हम यहीं पर इसी के साथ विराम देते हैं। और इसमें जो 20 प्रश्न और रह गए, शायद 35 या 40 प्रश्न हैं इसके अंदर, तो उन 20 प्रश्नों को आप सभी लोग अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर लेना। यदि किसी को कुछ क्वेश्चन हो तो बच्चे आप वो क्वेश्चन पूछ सकते हो, उसके लिए कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, क्योंकि ऐसा नहीं कि अभी आपकी क्लास ही खत्म हो गई, ऐसा मान लो कि आप लोग जो फाउंडेशन वाले हैं। ठीक है, चलिए बच्चे, चलिए तो सभी लोगों को जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना भाई।